ठीक है, फिर उसके बाद आज का क्लास का जो लेक्चर है वो स्टार्ट करेंगे। चलें, बताएं मुझे, 2-3 जो स्टूडेंट्स हैं ना वो थोड़ा अपने माइक खोल दें, ठीक है, ताकि थोड़ा क्लास का माहौल बने। ठीक है, फुरकान, जी जवेरिया, सर। थोड़ा आप लोग माइक जो है ना ऑन रखें और रिप्लाई कीजिएगा। ठीक है, ओके। चलें, बताएं कोई कौन है। अरकाम अली, अरकम है, क्या नाम है, अरकम अली, बताएं जरा लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था। जी, सैयद अरकम। क्या बात है यार, आते ही सो गए हो। दावर शाह, दावर आप बताइए। Sir, I wasn't present. क्या हुआ मैं absent था last class में. यार, क्लास वालों से ले लेना था ये, मतलब एब्सेंट से तो पढ़ना नहीं है क्या। Shifting चल रही थी घर की. अच्छा, ये बताएं कि असाइनमेंट नंबर जो फर्स्ट था वो किस किस ने कर लिया, या अपलोड कब तक होगा वो, उसकी सर डेडलाइन क्या है। असाइनमेंट 2 सर 7 में ही है। 7 मई है ना, तो और तकरीबन वो हो जाना चाहिए। जी सर तक वो बस हो गया इसका, वो थोड़ी बहुत चीज़ें थी जो मसले आ रहे थे, वो भी बस इंशाल्लाह हो जाएगा तो फिर अपलोड हो जाएगा। चलें, वो 7 तारीख से पहले पहले करें। ठीक है, फिर असाइनमेंट नंबर 2 और 3 आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्लास उसी पे स्टार्ट करते हैं। उसकी डेडलाइन भी आगे होगी। उसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ उसमें क्या करना है, डिज़ाइनिंग वगैरह क्या है, वो भी मैं LMS पे अपलोड कर दूंगा। अच्छा, और जवेरिया, आपको टास्क दिया था मैंने कोई प्लॉट बनाने का, यस सर। वो बनाया आपने। सर मैं इंशाल्लाह आज बनाऊंगी। एक्चुअली कल मैं वो पीसीबी मैट्रिक्स कंप्लीट करी थी, तो आज मैं वो से स्टार्ट करूंगी। चलो ठीक है, वो कल जो फ्राइडे की क्लास होगी उसमें ज़रा शेयर कीजिएगा अपनी जो भी फाइंडिंग है आपकी। ओके उसमें सर। मैंने आपके रिजल्ट चेक किए थे, आपके रिजल्ट बिल्कुल सही हैं जो आपने न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं। ठीक है, जी। तो लेकिन जो आप बात कर रहे थे हम लोग के वोल्टेज जिसकी हायर पोटेंशियल होता है वो लोअर की तरफ जाएगा, मतलब हाई टू लो, लेकिन न्यूमेरिकली ऐसा पॉसिबल नहीं हो रहा था, ये वाले न्यूमेरिकल में ऐसा ही था। यस। यस सर। हाँ ठीक है, उसका वही रीज़न है जो मैंने आपको बताया था कि जो फेज एंगल है, वो जो अप्रोक्सीमेशन हम ये करते हैं वोल्टेज की और एंगल की, सॉरी एंगल का रिलेशनशिप विद पावर और वोल्टेज का रिलेशनशिप विद रेक्टिव पावर, वो स्मॉल एंगल चेंज के लिए होता है। मसलन सही। 5 डिग्री तक होगा, तो इसमें जो एंगल डिफरेंस है वो 10 का आ रहा है। ठीक है, और उसमें कुछ इफेक्ट्स उसकी रिएक्टेंस रेजिस्टेंस का भी आता है। तो नॉर्मली ये दोनों आइसोलेटेड तो नहीं होते, लेकिन हम उसको अप्रोक्सीमेट करते हैं। जब आप प्लॉट बनाएंगी वो शेयर कीजिएगा पूरी क्लास के साथ, और फिर हम डिस्कस करेंगे इसके ऊपर। एंड ग्राफिकली वी विल सी के मतलब उसका जो एक्चुअल एक्टिव और एक्टिव पावर है वो क्या है। ठीक है, तो दोनों एंड के ऊपर आपने एक्टिव और एक्टिव पावर कैलकुलेट करनी है। ओके सर। ठीक है, मैटलैब को इस्तेमाल कीजिएगा और उसको फिर प्लॉट वगैरह कीजिएगा। ओके, ओके सर। ठीक है। अच्छा जी, चलें थोड़ा सा रिवाइज करें, कौन करेगा बताओ। सर किस लास्ट किस क्लास में तो लास्ट क्लास में हमने शॉर्ट सर्किट एनालिसिस का पढ़ा था कि हम शॉर्ट सर्किट एनालिसिस क्यों करते हैं, उसी बाकी थोड़ी बहुत सी थ्योरी पढ़ी थी। और फिर हमने कौन कौन से किस्म के शॉर्ट सर्किट एनालिसिस होते हैं, लाइक एसिमेट्रिकल वगैरह ये सब। अच्छा, सर बेसिकली लास्ट क्लास में हमने शॉर्ट सर्किट एनालिसिस के बारे में डिस्कस किया था कि अगर सिस्टम में फॉल्ट आ जाए तो बिहेवियर, सिस्टम का बिहेवियर क्या होगा। हम अगर शॉर्ट सर्किट हो जाए तो हम किस तरह से अपने डिवाइसेस को, अपने इक्विपमेंट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और हमारे पास जो है बेसिकली हम शॉर्ट सर्किट एनालिसिस होता किस वजह से, हमने लास्ट टाइम ये सब चीज़ें डिस्कस की थी। ठीक है, ये हाँ ठीक है, ठीक है, ये बेसिक हमने डिस्कस की थी। कोई मुझे बता सकता है कि मतलब बेसिक टेक्निक क्या है कोई भी शॉर्ट सर्किट करंट को कैलकुलेट करने के लिए। वर्बली बताया, अब इसको आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में, मतलब मैंने वर्बली से मुराद आपको एक ओवरव्यू दिया था। ठीक है, तो उस ओवरव्यू में क्या तरीकेकार होगा, मैं क्या 2-3 चीज़ें चाहिए होंगी।
सर बेसिकली जो सोर्स होगी और जो ओवरऑल सिस्टम की इम्पीडेंस होगी उन सबको हम ऐड कर लेंगे, और जो मेन सोर्स होगी जिसकी वजह से मतलब ये शॉर्ट सर्किट करंट फ्लो हो रहा होगा, उससे हम आगे शॉर्ट सर्किट करंट निकाल लेंगे, मतलब उस सोर्स से और इम्पीडेंस की हेल्प से हम शॉर्ट सर्किट करंट निकाल लेंगे। सही। ठीक है, इसको थोड़ा एलैबोरेट करते हैं। ये बताएं मुदस्सिर हुसैन है, मुदस्सिर है, मुझे बताएं मुदस्सिर, फॉल्ट जो है वो कहाँ कहाँ आ सकते हैं आपके नेटवर्क में? क्या बात है यार, आपकी क्लास एक्टिव नहीं है यार। मुदस्सिर, अब्दुल रहमान, एनीवन? लोड पे सर ग्रिड स्टेशन से जनरेटर अगर लगे हुए हैं कनेक्टर, उस पे आ सकता है मोटर या कोई भी अगर कन्वर्टर्स वगैरह कनेक्टेड है। जो हाँ, फॉल्ट की लोकेशंस क्या क्या होंगे आपको नेटवर्क का तो आइडिया हो चुका होगा, ठीक है। तो सबसे अब पहले बेसिक लोकेशन क्या होगी हमारी? ग्रिड जो जनरेटर साइड है। बस बार होती है इसमें, ठीक है, बस बार के तो ऊपर, वाइंडिंग्स और बस बार किस ठीक पे है। होती है? और उसके बाद केबल्स के ऊपर आ सकती हैं, ठीक है, ओवर द ट्रांसमिशन लाइन किसी भी जगह के ऊपर आ सकती हैं। उसके अलावा ट्रांसफार्मर स्टेशन के अंदर आ सकती हैं, ठीक है। आप जनरेटर की बात करें, वो जनरेटर फॉल्ट्स अलग होते हैं, लेकिन फॉल्ट्स जो फॉल्ट्स का करंट है अगर जनरेटर के ऊपर है तो फॉल्ट करंट नहीं प्रोवाइड करेगा, जनरेटर आपको ट्रिप कर जाएगा, वो दूसरे एक्सपेक्ट्स में आता है, ठीक है। मैं शॉर्ट सर्किट की लोकेशन जो नॉर्मली जो ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पे होती है वो आपके इन पॉइंट्स के ऊपर होती है। आपका जो जो पावर प्लांट होता है वो काफ़ी सिक्योर होता है, क्योंकि उसमें यूजर्स इंटरफेरेंस नहीं होती, और वो एक इन्वायरमेंट के ऊपर जो यानी कि ट्रांसमिशन लाइन या एक ओवर वास्ट एरिया के ऊपर नहीं होता, तो उसमें जो प्रोटेक्शन होता है या डिज़ाइन आप कह लें, दैट इज़ मच मोर रिलायबल डिज़ाइन, ठीक है। तो नॉर्मली जो फॉल्ट्स आते हैं वो लोड साइड आएंगे, ट्रांसमिशन लाइन के ऊपर या इनके ऊपर हम सिलेक्ट करते हैं। चलें इसकी थ्योरी हम बाद में देखते हैं। सबसे पहले आपको स्क्रीन शेयर हो रही है असाइनमेंट्स की? जी सर। यस सर। ठीक है। अच्छा, ये जो दो असाइनमेंट्स हैं एक साथ मैं आपको दे दूंगा, असाइनमेंट नंबर 2 और 3 दोनों बेसिकली एक ही चीज़ है। ये नॉर्मली आपका जो PLO 5 है जो CLO 3 को एड्रेस करता है, कि जिसमें आपने मॉडर्न टूल्स को इस्तेमाल करके कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है पावर सिस्टम एनालिसिस की, और जिसमें लोड फ्लो एनालिसिस और शॉर्ट सर्किट एनालिसिस है, ठीक है। तो अभी तक हमने जो भी मॉडर्न टूल्स या पावर सिस्टम सॉफ्टवेयर देखा है वो मैटलैब को देखा था, जो हमने खुद से कोडिंग की थी, गॉस साइडल मेथड हमने उसको इम्प्लीमेंट किया, ठीक है। बात समझ आ रही है? जी यस सर। सर। और उसके अलावा मैंने आपको ड्यूरिंग द क्लास जो हमने न्यूमेरिकल की, चाहे एडमिटेंस मैट्रिक्स बनाए या पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट करें, या जैसे अभी पावर फ्लो इक्वेशंस का जो प्लॉटिंग का मैंने जवेरिया को दिया है, तो वो काम भी आप लोग खुद मैटलैब पे कर सकते हैं। लेकिन जो ये असाइनमेंट है इसमें हमने फोकस करना है कि जो पावर फ्लो एल्गोरिथम है जो मार्केट मतलब जो ओपन सोर्स के तौर पे अवेलेबल है, उसका नाम है मैट पावर। ये डिफरेंट सेट्स ऑफ एम फाइल्स हैं जो थर्ड पार्टी कोई लोग इसको मेंटेन कर रहे हैं। ये आपको टूल्स प्रोवाइड करते हैं कि आप इस पर अपना पूरा का पूरा नेटवर्क जो है वो IEEE स्टैंडर्ड्स के मुताबिक इनपुट डाटा करके उस पर लोड फ्लो एनालिसिस परफॉर्म कर सकें। यानी कि जैसे हमने गॉस साइडल मेथड इम्प्लीमेंट किया था, सो ओवर देयर वी आर इम्प्लीमेंटिंग द होल इक्वेशन ऑफ द सिस्टम, जिसमें आपने डाटा भी इनपुट करना है और सिस्टम की इक्वेशन भी इम्प्लीमेंट करनी है, एंड यू हैव टू राइट योर ओन आइटरेटिव मेथड्स या आइटरेटिव फार्मूला आपने उसमें इम्प्लीमेंट करना है, लूप्स लगाने हैं। So that was the example for the small case, but if you have to implement the bigger network, so उसकी जो implementation है वो थोड़ी different तरीके से होती है, और normally आपको खुद करने की ज़रूरत नहीं है, मार्केट में बहुत से सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स भी अवेलेबल है। उसमें से एक है मैट पावर, ठीक है, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये वेबसाइट है matpower.org, डाउनलोड अगर आप गूगल पे लिखेंगे मैट पावर तो आपको वो अवेलेबल होगा। इसमें जो लेटेस्ट वर्जन अभी अवेलेबल है वो 7.1 है, ठीक है, वो वर्जन ऑफ 7 ही है। तो इट डजेंट मैटर, जो भी आप नेट से आप डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड कीजिएगा।
अभी मैं आपको इसमें थोड़ा सॉफ्टवेयर भी दिखा दूंगा कि सॉफ्टवेयर में क्या उसके पैरामीटर किस तरीके से इनपुट करना होता है ताकि आप अपने नेटवर्क को इम्प्लीमेंट कर सकें। अच्छा, नेटवर्क जो मैंने आपको दिया है, इस नेटवर्क में पहले मैं आपको नेटवर्क डायग्राम दिखा दूं। जी, नेटवर्क डायग्राम नजर आ रही है आपको इस वक्त? जी सर। यस सर। ये नेटवर्क डायग्राम एक स्टैंडर्ड टेस्ट नेटवर्क है बिल्ड बाय सीग्रा। सीग्रा आपके पास उसी तरीके से जिस तरीके से आई का तो आपको मालूम है, ठीक है। आई एक अमेरिकन बेस ऑर्गेनाइजेशन है जो टेक्निकल कमेटी बनाती है, रिकमेंडेशन देती है इलेक्ट्रिकल या किसी तमाम फील्ड्स के लिए है वो। उसमें इलेक्ट्रिकल भी आती है और उसके स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड करते हैं, आर्टिकल पब्लिकेशन, रिसर्च पब्लिकेशन और ऑल दिस थिंग्स करते हैं। उसी तरीके से सीग्रा भी है, वो जो यूरोपियन कमीशन के लिए, यूरोप के लिए है मेनली, और इनका जो मेन हेडक्वार्टर है वो फ्रांस के अंदर है। सीग्रा भी यूरोपियन स्टैंडर्ड्स के मुताबिक या अमेरिकन स्टैंडर्ड्स के मुताबिक भी टेस्ट केस स्टडीज या डाटा प्रोवाइड करते हैं, पब्लिकेशंस भी होती हैं इनकी, आर्टिकल्स भी इनके होते हैं। तो ये जो नेटवर्क है टेस्ट केस, दिस इज फ्रॉम द सीग्रा। ये एक मीडियम वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि यहाँ पे जो बस बार नंबर 1 है दैट इज 110 kV एंड देन वी हैव 2 ट्रांसफार्मर्स। इसमें आप यूँ कह लें कि 2 फीडर्स हैं फ्रॉम 110 kV साइड। यहाँ पे अगर फीडर्स की बात करें ट्रांसफार्मर के एंड पे होंगे, तो ये ट्रांसफार्मर बी का जो फीडर है वो नॉर्मली जो लोड की जो कैपेसिटी यहाँ पे डिफाइन की है, लोड बी और जे, ये बेसिकली इंडस्ट्रियल लोड्स को रिप्रेजेंट करते हैं एज पर देयर डिस्क्रिप्शन। और जो आपका ट्रांसफार्मर ए है ये आपका रेजिडेंशियल नेटवर्क को फीड इन कर रहा है। फीडर जो ये वाला फीडर है, फीडर आपको डेफिनेशन मालूम है फीडर से क्या मुराद है यहाँ पे? जो सप्लाई दे रहा है नेटवर्क को। फीडर वो पॉइंट होता है जो इन फीडिंग पॉइंट, जैसे यहाँ पे मैं अगर डायग्राम बनाऊं, ये लोड जहाँ पे कनेक्ट होते हैं डिफरेंट ब्रांचेस में, जो एक बस बार से डिफरेंट ब्रांच को बनाते हैं। अगर आप इस प्रोस्पेक्ट से देखेंगे तो दैट इज वन फीडिंग पॉइंट। अगर आप 110 kV के प्रोस्पेक्ट से देखेंगे तो देन यू हैव 2 फीडर्स ओवर हियर, फीडर 1 एंड देन फीडर 2। ओके, फीडर आप यूं समझ लें कि आउटगोइंग ब्रांचेस फ्रॉम अ बस बार। नॉर्मली फीडिंग पॉइंट्स आपका डिफाइन होता है सब स्टेशन लेवल के ऊपर, ठीक है। और सब स्टेशन लेवल से मुराद आपका मेनली अगर ट्रांसफार्मर का आउटपुट होता है, यानी कि आप जैसे पीएमटी अगर इस्तेमाल है आपके घर के जो लो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, तो ट्रांसफार्मर से उससे मल्टीपल ब्रांचेस जो है वो स्प्लिट हो रही होती हैं। इस एग्जांपल में तो चलें 2 ब्रांचेस आपके पास सीरीज में आ रही हैं, लेकिन अगर इफ यू थिंक अबाउट दिस बस बार from this perspective you have 2 feeders point as well, feeder 1 and that is feeder 2। so basically ये इसको, ये आपके ऊपर है डेफिनेशन आप कहाँ पे देते होते हैं, ठीक है। नॉर्मली यहाँ पे जो नेटवर्क है यहाँ पे 2 ही फीडर्स हैं, so either you can define feeder at this point or either you can define at this point। okay, तो नॉर्मली आप इसको ब्रांचेस की जो डेफिनेशन है, फीडर और ब्रांचेस की डेफिनेशन थोड़ा सा फर्क है। यानी कि यूं कह लें कि ब्रांचेस वो हैं जो एक बस बार के ऊपर डिफरेंट ब्रांच आपके पास स्प्लिट होती हैं, फॉर एग्जांपल लाइक दिस वन इज अनदर वन, दिस इज अनदर वन एंड दैट वाज अनदर वन, ठीक है। फीडर इज द मेन फीडिंग पॉइंट। फीडिंग पॉइंट मींस द इनपुट सोर्स, जो मेन सोर्स आ रही है। तो यहाँ पे अगर आप लो वोल्टेज या थोड़ी मीडियम वोल्टेज की बात करें, यहाँ पे जो मीडियम वोल्टेज है वो 20 kV नेटवर्क है, ठीक है। सो देन दिस 2 पॉइंट विड बी आवर फीडिंग पॉइंट्स, ठीक है। बात क्लियर हो गई? जी यस सर। सर। ओके, सो यू कैन सी द नेटवर्क। यहाँ पे जो मेन पॉइंट्स हैं जो कॉम्प्लिकेटेड होगी आपको इम्प्लीमेंटेशन में, वो आपको यहाँ फोकस करना पड़ेगा स्विच लेवल के ऊपर, ठीक है। सो डू यू हैव अ स्विचेस ओवर हियर, वन स्विच इज देयर, वन स्विच इज देयर एंड दैट इज अ स्विच। इसकी जो नॉर्मल पोजीशन है वो नॉर्मली ओपन है। तो शायद मैंने स्टडी में डिफाइन किया हुआ है कि स्विचेस अगर ओपन है तो उस सूरत में लोड फ्लो क्या है, स्विचिंग अगर क्लोज है तो उस सूरत में क्या है। तो वो आपने इसको इंटेलिजेंटली इसको इम्प्लीमेंट करना है और ये आपके ऊपर है कि आप इसको किस तरीके से कंसीडर करते हैं। सो आई विल कंसीडर दैट पार्ट कि किस बच्चे को कितना समझ आया है इम्प्लीमेंटेशन प्रोस्पेक्ट। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट।
सेकंड, आपको एक सिंपल एक हिंट दे देता हूँ कि हिंट ये है कि आप यहाँ पे एक सिंपल बस बार कंसीडर करें। नॉर्मली जो नेटवर्क में है दे आर 2 बस बार्स ओनली हियर, B7 और B9। तो दिस इज द पॉइंट बेसिकली कॉल्ड अ जंक्शन, ठीक है, स्मॉल जंक्शन। इसको आप कंसीडर कर सकते हैं। जंक्शन वैसे ही होता है या इसको नोड भी कहते हैं। तो ये 3 नाम से हैं, बस बार, जंक्शन और नोड, नॉर्मली बस बार के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो आप इसको एज अ नॉर्मल बस बार कंसीडर करके भी इम्प्लीमेंट करें तो ये इजीली इम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा मैं आपको इसमें डाटा एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो यहाँ पे इसकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, ये आपको मैं LMS पे अपलोड कर दूंगा, दिस इज नॉट एन इश्यू। तो डाटा इसमें गिवन है, टेबल 1, 2, 3 एंड 4 डाटा इसमें गिवन है आपके पास। तो रेटेड वोल्टेज ऑफ बस बार 1 इज 110 kV एंड द रेस्ट ऑफ द बस बार आफ्टर ट्रांसफॉर्मर्स आर 20 kV। इसमें आपने जो एवेल्यूएशन जो भी लेंथ, अच्छा इसमें पहले ये है कि केबल टाइप्स, जो ऑल जो केबल की जो है उसकी सेम टाइप है, ऑल द केबल्स आर असाइंड विद द सेम केबल टाइप, वो आपको टेबल से भी मिल जाएंगी। दूसरी चीज़ ये कि लेंथ जो ईच केबल्स की गिवन है वो आपको डायग्राम में गिवन है। उसके अलावा जब वो आपको मैंने नीचे क्वेश्चंस दिए हैं, कुछ एवेल्यूएशन क्राइटेरिया है, तो उसमें जो एवेल्यूएशन क्राइटेरिया आप ये अप्लाई करेंगे, किसी भी बस बार के ऊपर जो वोल्टेज डेविएशन है वो ±5% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि कोई भी बस बार के ऊपर अगर 0.95 पर यूनिट से वैल्यू नीचे ड्रॉप हो रही है तो उस सूरत में आपका जो नेटवर्क है इट इज़ वायलेटिंग योर क्राइटेरिया ऑफ वोल्टेज। और इफ इट इज़ 1.05 पर यूनिट से ऊपर किसी बस बार पे वोल्टेजेस आ रहे हैं तो दैट आल्सो मीन्स दैट योर बस बार इज वायलेटिंग द क्राइटेरिया। सेम इसमें जो ब्रांचेस हैं, ब्रांचेस से मुराद ट्रांसफार्मर्स, लाइंस, वो चीज़ें, उसमें ये है कि उसका जो क्राइटेरिया है वो सेट है 70% के ऊपर, ठीक है। 70% से मुराद इसकी जो लोडिंग है वो 70% तक होनी चाहिए। 70 से 100% के दरमियान लोडिंग जो है उसको हम कहते हैं हैवी लोडेड, ठीक है। 70% से लोडिंग अगर नीचे है तो दैट इज नॉर्मल लोडिंग, एंड इफ इज एनी लाइन गेट ओवरलोडेड मींस 100% से ज़्यादा उसकी लोडिंग आ रही है तो दैट इज कंसिडर एज ओवरलोडेड सिस्टम। जी, यहाँ तक बात क्लियर है? कोई यस सर। लोडिंग सबको पता है कि लोडिंग किस तरह कैलकुलेट करनी है, इसका क्या मतलब है लोडिंग का? सर सर एक बार बस रिपीट करें, लोडिंग का कॉन्सेप्ट मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। लोडिंग कुछ भी नहीं है, जिस तरीके से आप पर यूनिट वोल्टेज को डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ मेरे पास 2 बसेस हैं, ओके, सो आई हैव दिस केबल। वोल्टेज के प्रोस्पेक्ट से पहले आपको समझाता हूँ वोल्टेज क्या होते हैं। आप क्या कहते हैं कि जी मेरे रेटेड वोल्टेज इसके क्या है, फॉर एग्जांपल 10 kV है, ओके। वेट सेकेंड, मैं ठीक जरा है। माउस लगा लेता हूँ, 1 मिनट। जी, अच्छा, एक थोड़ा बस बार के प्रोस्पेक्ट से देख लें। एक अगर हम ये कहते हैं कि हमारा जो बस बार है उसके रेटेड वोल्टेज है 10 kV बोथ साइड, ठीक है। लेकिन अब इसके ऊपर जो एक्चुअल वोल्टेज आ रहे हैं, लेट्स अज्यूम लोड फ्लो होने की वजह से जो लोड फ्लो रिजल्ट हमें प्रोवाइड करता है वो 10.1 kV देता है, ठीक है। तो पर यूनिट में या इसके जो वैल्यूज होगी विद रिस्पेक्ट टू रेटेड वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, 10 kV एक्चुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय 10 kV, ठीक है। तो दोनों वुड बी kV। इसको डिवाइड करें, क्या आंसर आता है आपके पास? तकरीबन 1 पॉइंट समथिंग आएगा ना, जी सर 1.01 1.01। तो ये बेसिकली हमने उसको पर यूनिट में उसकी एक्चुअल वैल्यू को रिप्रेजेंट कर दिया और कह दिया कि जी हमारा रेटेड वैल्यू से कितना ऊपर है। ये हम इसको क्लियरली डिफाइन कर सकते हैं। अगर हमने इसको डिफरेंस देखना है रेटेड वैल्यू से कितना ऊपर है तो इसको हम माइनस कर देंगे 1 पर यूनिट से, क्योंकि हमारी रेटेड वैल्यू 1 पर यूनिट, तो हमारे पास डेल्टा कितना आ जाएगा?
0.01 01 मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें तो हमारे पास 1% आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही है। तो जी इसका सर। मतलब ये है कि हमारे पास जो ये बस बार के वोल्टेज है वो 5% विद इन 5% से कम है। ठीक है, तो दिस मीन्स दिस इज आवर अंडर लिमिट। इसी तरीके से करंट की लोडिंग कैलकुलेट करते हैं कि इसमें हमें मालूम होना चाहिए कि एक्चुअल करंट कितना फ्लो हो रहा है। लेट्स से आई सेज 300 एम्पेयर्स इस अजम्पशन। और जो केबल की जो टाइप है, जो मैंने आपको न्यूमेरिकल शायद दिया है, उसमें भी आप देख सकते हैं केबल की टाइप या उसकी रेटेड कैपेसिटी, कि करंट कैरिंग कैपेसिटी मैग्नीट्यूड, जो ये मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी नहीं है, मैग्नीट्यूड है करंट का। तो वो उसमें कैपेबिलिटी कितनी है कि वो उसमें करंट को फ्लो कर सकता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास जो केबल की जो टाइप है उसमें कैपेबिलिटी है 310 एम्पेयर, वो उसमें फ्लो कर सकता है। दैट इज इट्स रेटेड पैरामीटर। जिस तरीके से यहाँ 10 kV रेटेड पैरामीटर है, इसी तरीके से यहाँ पे करंट इसका रेटेड पैरामीटर है। अब आप इसको एक्चुअल करंट को इससे डिवाइड करना है, 300 डिवाइडेड बाय 310 एंड मल्टीप्लाई बाय 100। तो मुझे जरा आंसर बताएं कितना आ रहा है। 96.77। 96, ठीक है, अप्रोक्सीमेट 96%। तो इसका मतलब ये है कि मेरी जो केबल जो है ये लोड हुई है, यानी ओवरलोड तो नहीं है, इट इज हैवी लोडेड। तो इसकी जो लोडिंग है दैट इज 96%। ठीक है, लोडिंग का वर्ड है अंग्रेजी में अगर देखें तो लोडिंग का मतलब है ये एक लाइन के ऊपर कितना लोड या कितनी उसके ऊपर कैपेबिलिटी के लिहाज से फ्लो कर रहा है। ठीक है जी, बात क्लियर हो गई। जी सर। यस सर। ओके, अच्छा यहाँ पे मैंने एक यहाँ पे जो एग्जांपल दी है इसमें मैंने कंडीशन दे दी है कि S1 S2 S3 आर ओपन थ्रू आउट द एनालिसिस, यानी कि आपने इसको क्लोज कंसीडर नहीं करना, बट यू हैव टू कंसीडर दैट एज ओपन सर्किट। ओके, अच्छा जी, नीचे यहाँ पे मैंने कुछ पार्ट लिखे हैं, रिजल्ट्स एंड एनालिसिस। आपको क्या एनालाइज करना है और उसके क्या कंक्लूजन वगैरह, किस तरीके से रिजल्ट कैलकुलेट करने हैं, तो वो उसकी गाइडलाइन दी हुई है। तो एनालिसिस में आपने क्या करना है कि आपने कैलकुलेट करना है कि एक्टिव और एक्टिव पावर फ्लो थ्रू ईच ट्रांसमिशन लाइन। ऑलराइट, यानी कि अच्छा ये तो तमाम चीज़ें हैं बेसिकली। आपको रिमेंबर दिस, यू डोंट हैव टू डू बाय योर हैंड, यानी कि आपको जो मैंने क्लास में कैलकुलेशन मेथड बताए थे, न्यूटन गॉस सॉडल मेथड, एडमिटेंस मैट्रिक्स, ऑल द थिंग्स, यू डोंट हैव टू डू दैट। ठीक है, यू हैव टू यूज दिस सॉफ्टवेयर। तो आपको स्टडी करना है कि सॉफ्टवेयर में आपने आपके पास जो गिवन पैरामीटर हैं उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, उसको रन करना है, और रन करने के बाद जो चीज़ें, जो रिजल्ट वो प्रोवाइड कर रहा है उसको कैसे अपनी उसमें उसको अंडरस्टैंड करके, रीड करके, किस तरीके से अपनी ये रिपोर्ट तैयार करनी है। ठीक है, तो क्वेश्चन इसमें ये है कि द एक्टिव और एक्टिव पावर फ्लो थ्रू ईच ट्रांसमिशन लाइन कैलकुलेट करनी है। टोटल पावर दैट हाई वोल्टेज ग्रिड नीड्स टू प्रोवाइड द मीडियम वोल्टेज नेटवर्क, द लोडिंग ऑफ ईच ट्रांसफार्मर, ठीक है, वो कैलकुलेट करना है। इज इट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ ट्रांसफार्मर, आपने आइडेंटिफाई करना है कि क्या लोडिंग ज्यादा है तो क्या हमें ट्रांसफार्मर को इंक्रीज करना है कि नहीं। कॉम्प्लेक्स वोल्टेजेस, एक्चुअल करंट एंड ऑल दिस थिंग्स, विच लाइन हैज द मैक्सिमम लोडिंग, ठीक है, ये एक्चुअल फ्लो भी आएगा। हाउ मेनी लाइंस आर हेवीली लोडेड, लिस्ट द बस बार दैट वायलेट द टॉलरेंस लिमिट, कैलकुलेट द टोटल लॉसेस ऑफ द नेटवर्क। अच्छा, इसको आपने इन द फॉर्म ऑफ रिपोर्ट पेश करना है। ठीक है, ये जो मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ, इस नॉर्मली जितने भी जो कंसल्टेंट कंपनीज होती हैं, जो पावर सिस्टम प्लानर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल आपके एनटीडीसी है, हेस्को है, या एनी अदर जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स हैं, इवन के जो कंसल्टेंट कंपनीज हैं जो स्टडी परफॉर्म करके देती हैं, तो दिस इज आई एम बिल्डिंग द बैकग्राउंड फॉर यू, कि मतलब आप उसमें वहाँ पे किस तरीके से काम करते हैं वो लोग, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा इस पूरे स्टडी को परफॉर्म करने के बाद। ठीक है, सो एट द एंड यू हैव टू राइट अ रिपोर्ट। रिपोर्ट की फॉर्म में लिखना है, उसकी कोई पेज लिमिट कम ज़्यादा नहीं है। तो बेसिकली वो जो रिपोर्ट है वो सफिशेंट होनी चाहिए इन तमाम स्टडी को, मतलब उसमें होनी स्टडी को परफॉर्म होनी चाहिए उसमें। ठीक है,
उसमें आपने एज अ फॉर्म ऑफ टेबुलर फॉर्म में ये इंडिविजुअल डाटा भी ऐड करना है। ये आपके ऊपर है किस तरीके से आप उसको रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, लेकिन साथ में अपनी जो रिपोर्ट में जिस तरीके से रीजनिंग देते हैं या अपनी रिपोर्ट राइटिंग में एक्सप्लेन करते हैं कंक्लूजन की फॉर्म में, या जो कमेंट्स देना है, मेथोडोलॉजी एक्सप्लेन करें कि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो आपने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में भी ये रिपोर्ट तैयार करनी है। ठीक है, बात समझ आ गई? जी सर। यस सर। कोई क्वेश्चन है तो पूछें इसमें। सर जो आपने कैलकुलेट टोटल लॉसेस ऑफ द नेटवर्क है सर, ये डायरेक्ट सॉफ्टवेयर से ही गए या फिर खुद से भी कैलकुलेट करना है? देखें, इसमें मेजॉरिटी चीज़ें जो हैं वो आप सॉफ्टवेयर के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं। हो सकता है कुछ चीज़ें जो हैं वो कैलकुलेट वो ना करके दे। फॉर एग्जांपल लोडिंग ऑफ द लाइंस है यहाँ पे, ठीक है, ट्रांसफार्मर्स हैं, लेकिन जो सॉफ्टवेयर डाटा प्रोवाइड करता है, मैं आपको मैटलैब में एक जो हमने गॉस सैडल में नेटवर्क इम्प्लीमेंट किया था वो मैं दिखाऊंगा, वो मैंने कैसे इम्प्लीमेंट किया हुआ है। उसमें यह है कि आपको जो वो रिजल्ट देगा, उसको रिजल्ट को देके आप अपना मैटलैब का एल्गोरिथम खुद लिख सकते हैं कि उससे लोडिंग कैलकुलेट हो जाए, या यू कैन आल्सो डू द कैलकुलेशन बाय हैंड। ठीक है, तो ये आपके ऊपर है। तो आई वांट टू सी हाउ स्मार्ट यू वर्क। ओके, वो मैं आपको आज दिखा देता हूँ, कुछ फंक्शंस वगैरह आपको मैं बताऊंगा कैसे काम, इसका हेल्प फाइल में सारा कुछ गिवन है, वो डायरेक्शन भी आपको दे देता हूँ, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। तो आप उसको बेसिकली इन तमाम चीज़ों को नोट करके ये कीजिएगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़, डाटा यहाँ देख लें। तकरीबन डाटा यहाँ पे सब गिवन है। अगर आपके नज़दीक कोई डाटा मिसिंग होगा तो मुझसे पूछ लीजिएगा, और बाज़ दफ़ा उस डाटा की ज़रूरत भी नहीं होती। अच्छा, इस केबल पैरामीटर में देख लें, केबल का क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है, रेटेड पैरामीटर 20 kV है, एंड यू हैव 0.3 रेटेड करंट कैपेबिलिटी। यहाँ पे 0.3 kV इसकी करंट की कैपेबिलिटी है, एंड सो दिस इज द इम्पिडेंस ससेप्टेंस वगैरह। ट्रांसफार्मर पैरामीटर है, दोनों ट्रांसफार्मर के सेम टाइप्स है। ये शॉर्ट सर्किट स्ट्रेंथ है ग्रिड की, परहैप्स यू वुड नॉट नीड इट फॉर द लोड फ्लो स्टडी, आपको सिर्फ रेटेड वोल्टेज चाहिए। शॉर्ट सर्किट में अलबत्ता आपको इसकी रिक्वायरमेंट है। और ये आपके पास तमाम लोड का पैरामीटर गिवन है कि रेटेड वैल्यू क्या है, एक्टिव पावर क्या है, और पावर फैक्टर उसका क्या गिवन है। ओके, अच्छा, असाइनमेंट नंबर 3 में आपने क्या करना है, सेम नेटवर्क है। ओके, so I have to show you this. This is the same network, same parameter, everything is same, switching configuration, everything is same, even all the data are the same. Okay, the only thing what you have to do, you have to calculate the short circuit of this network. तो पहले आप असाइनमेंट नंबर 2 कीजिएगा और फिर असाइनमेंट नंबर 3 कीजिएगा। उस वक्त तक मैं न्यूमेरिकल कुछ करवा चुका हूँ शॉर्ट सर्किट के। ठीक है, और उसमें ये है कि इसको भी हम सॉफ्टवेयर को यूज़ करेंगे, लेकिन जो शॉर्ट सर्किट एनालिसिस है वो मैट पावर के अंदर नहीं हो सकती। अब उसके डिफरेंट स्टेप्स मतलब हम कर सकते हैं, और मेथोडोलॉजी अडॉप्ट कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये है कि हम पावर फैक्ट्री को इस्तेमाल करें। पावर फैक्ट्री हमारे पास एक सॉफ्टवेयर के लाइसेंस अवेलेबल है यूनिवर्सिटी के अंदर। ठीक है, जैसे ही इंशाल्लाह ये ईद के बाद अगर यूनिवर्सिटी खुलती है तो मैं आपको अपनी क्लास के अंदर एक सेशन करवाऊंगा लैब के अंदर पावर फैक्ट्री का। ठीक है, उसमें आपको बता दूंगा कि बेसिक लेवल पे आप किस तरीके से उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। फिर आप अपनी टाइमिंग जो है कोऑर्डिनेट करके सरयास के साथ, अगर आप चाहें तो क्लास के अलावा अपने फ्री टाइम में भी उस लैब के अंदर बैठ सकते हैं। ठीक है, सो वी हैव द सॉफ्टवेयर, यू कैन यूज द सॉफ्टवेयर इन द लैब। अच्छा, अब आपने इसमें काम करना है तो आई कैन गिव यू द प्रिविलेज टू वर्क टुगेदर। तो यू कैन मेक अ ग्रुप, सो यू कैन वर्क टुगेदर एज वेल, लेकिन हर बच्चा अपनी इंडिविजुअल रिपोर्ट सबमिट करेगा। तो एनालिसिस जो है वो आप एक साथ कर सकते हैं, लेकिन पॉसिबल है कोई एक स्टूडेंट कहे नहीं, मेरी जो कंक्लूजन है, मेरी जो एनालिसिस के जो डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट है वो मेरा अपना है। ठीक है, वो तो आप खुद कर सकते हैं, अकेला लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो कोडिंग वगैरह अगर आप चाहते हैं तो आप ग्रुप में कर लें, कोई मसला नहीं है।
इसके अलावा अगर आप मैटलैब जो सॉरी पावर फैक्ट्री के ऊपर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं मॉडल, तो यू कैन यूज अ कॉमन मॉडल। अगर आप चाहें इंडिविजुअल ले लें, अगर ग्रुप में करना चाहें तो ग्रुप में भी कर सकते हैं। ठीक है, बात क्लियर है? जी सर। ठीक हो गया। सर अच्छा, दूसरा ये कि सेम इसकी डिस्क्रिप्शन है, पैरामीटर्स वगैरह मैंने वही दिए हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मैंने डिफ्रेंशिएशन कर दी है कि अगर स्विचेस की कॉन्फ़िगरेशन है कि S1 S2 S3 अगर ओपन है तो डायग्राम में फॉल्ट क्या होगा, और फिर उसमें आपने n-1 क्राइटेरिया भी उसको अप्लाई करके देखना है। ठीक है, इसमें मैंने कुछ पैरामीटर्स यहाँ डिफाइन किए हैं एनालिसिस के, उसको आप एनालाइज कर सकते हैं, सेम चीज़ें हैं। एंड हेयर आई हैव पुट n-1 एनालिसिस। n-1 और n-2 क्राइटेरिया रिलायबिलिटी और कंटीजेंसी को रिप्रेजेंट करता है। मसलन n-1 से मुराद क्या है कि फॉर एग्जांपल इफ आई हैव टू ब्रांचेस या टू केबल्स हैं, वी हैव अ लोड। ठीक है, यहाँ पे आपके पास एक ग्रिड है, तो क्राइटेरिया ये है कि इस लोड के ऊपर क्या हम n-1 क्राइटेरिया अप्लाई कर सकते हैं। मतलब कि अगर कोई इक्विपमेंट सिस्टम में फेल होता है तो क्या वो हम इस लोड को एनर्जी दोबारा सप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल अगर फॉल्ट इस केबल के ऊपर आता है, ठीक है, तो वी कैन स्टिल सप्लाई द लोड थ्रू दिस केबल। इज दैट करेक्ट? यस। ठीक है, और इसी तरीके से अगर इस केबल के ऊपर फॉल्ट आता है तो इसके ऊपर भी हम जो इस केबल के थ्रू हम लोड को एनर्जी सप्लाई कर सकते हैं। सो वी हैव अल्टरनेटिव पाथ टू सप्लाई द लोड। दिस मीन्स द n-1 क्राइटेरिया हैज बीन फुलफिल्ड। लेकिन अगर दोनों बस बार के ऊपर साइमल्टेनियसली फॉल्ट बस बार कह रहा हूँ, केबल के ऊपर साइमल्टेनियसली फॉल्ट आता है, सो इन दैट केस दैट बिकम n-2। This means कि n-2 criteria has not been fulfilled. Okay? अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि मेरे पास इन दोनों बस बार के ऊपर फॉल्ट आता है, तो this means कि n-1 criteria has also not been fulfilled by this बस बार, क्योंकि दोनों बस बार मतलब पूरी की पूरी लोड को एनर्जी सप्लाई नहीं होगी। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बस बार की बात करूँ, ये पीडीयू में अगर आप स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो उससे आपको थोड़ा अंदाजा होगा कि क्या है। मेरे ख्याल से उसमें आप आ गए, टोपोलॉजी इसके ऊपर आए हैं कि नहीं आए? सर नहीं है अभी तक हम। नो सर। अच्छा, लेट्स अज्यूम इफ यू हैव अ लोड, मैं सिंपल एक टोपोलॉजी बता रहा हूँ। तो लेट्स अज्यूम इफ यू हैव अ फॉल्ट एट हेयर, so you can supply here, and if you have a fault at here, you can supply from here through closing this switch. Similarly, if you have a fault at this bus bar, you can get the supply over here. लेकिन अगर आपके पास इस बस बार के ऊपर फॉल्ट आता है तो आप जो है एनर्जी इसको सप्लाई नहीं कर सकते। ऑलराइट, इस डिपेंड करता है कि अगर यहाँ पे दोनों लोड हैं तो बेसिकली मतलब ये डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन होती है इसमें कि n-1 या n-2 क्राइटेरिया किस तरीके से अप्लाई किया जाए। यहाँ पे जो एक बस बार को स्प्लिट करते हैं उसका मकसद ये होता है कि लोड की वजह से, फॉर एग्जांपल लोड पे अगर फॉल्ट आता है तो बस बार आपकी ड्रॉप करती है, तो ये तकरीबन आइसोलेट हो जाती है। सो यू कैन स्प्लिट दिस एंड यू कैन कीप एक्टिव, मतलब आप इस लोड को एनर्जी सप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने देखनी है कि n-1 एनालिसिस में क्या, ये मैंने टेबल आपको बता दिया। ये मैंने बताया कि अगर लाइन के जो है आउट ऑफ सर्विस होगी तो हमें कौन सा स्विच ऑपरेट करना पड़ेगा n-1 क्राइटेरिया को फुलफिल करने के लिए फॉर ऑल द लोड्स। ठीक है, और इसमें आपने देखना है कि अगर हम बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जब हम क्राइटेरिया ऐसा n-1 क्राइटेरिया अप्लाई करते हैं तो हमारी यहाँ जो वोल्टेज टॉलरेंस जो है वो ड्रॉप कर जाते हैं। तो उसमें हम ये देख आइडेंटिफाई करना है कि 5% से ज़्यादा कौन सी बस बार के ऊपर ड्रॉप आएगा और कौन सा एलिमेंट जो है वो ओवरलोड हो रहा होगा या हैवीली लोड हो रहा होगा। ठीक है, यानी कि 70% से ऊपर जो अगर आप इसको कंसिडर करेंगे।